Okay, class. So our third chapter, ruling the countryside. First of all, before starting this chapter, I would like to recall our previous chapter of history, that is from trade to territory, the company establishes power. हमने देखा अपने लास्ट चैप्टर, हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में, कि कैसे कंपनी ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया में, और ट्रेड करते करते उन्होंने अपना रूल, जो कॉलोनियल रूल है, स्टैब्लिश कर लिया था, अपनी पावर को स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। टेरिटरी को, हमारे टेरिटरी को क्या किया उन्होंने, कब्जा कर लिया था। सो रिलेट द स्टोरी विद द प्रीवियस चैप्टर. रिकॉल द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ प्लासी में कैसे कंपनी ने क्या किया था, कंपनी की ये फर्स्ट वॉर थी, बैटल थी इंडियंस के साथ में, और फर्स्ट वॉर ऐसी वॉर जिसमें कंपनी जो है विन हुई थी, ठीक है, कंपनी को विक्ट्री मिली थी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को क्या किया था उन्होंने, कंपनी ने हरा दिया था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सार में मीर कासिम को हरा दिया था। तो जो उस चैप्टर को अपने माइंड में रखना, ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सो प्लीज अच्छे से चैप्टर्स को आप सुने, एक्सप्लेनेशन को सुने, ठीक है। नाउ कनेक्ट विद रूलिंग द कंट्री साउथ. हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार के बाद फिर कंट्री धीरे धीरे ना टेरिटरीज को कैप्चर कर रही थी, फिर उसने चेन्नई, मद्रास को किया, फिर मैसूर को किया, फिर मराठा पावर को महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया। सो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार के बाद अब क्या है, कंट्री को अपना रूल और ज्यादा एक्सपेंड करना था। तो कंपनी ने क्या किया, कंट्री साइड मतलब विलेजेस, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस में अब कंपनी क्या करना चाहती थी, रूल करना चाहती थी, ठीक है। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में एक पेंटिंग गिवन है, ये आपके बुक के पेज नंबर 26 में है। ये जो पेंटिंग है इसमें रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ही वाज द मुगल एम्परर, ये मुगल एम्परर हैं, ये बैठे हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव इसमें दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765. रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुगल रूलर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम कि ये दीवानी क्या होता है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स। क्या होता है दीवानी का मतलब, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स, ओके, लैंड टैक्स, ओके। सो इन दिस चैप्टर, ये जो आपकी पेंटिंग है, ये तो आपको दिख रहा है कि कैसे एक दीवानी के टाइम पे कितना बहुत सारे लोग थे, महल में क्या है अच्छे से दीवानी दी जा रही है रॉबर्ट क्लाइव को। बट जब रियल में हम देखेंगे, रियल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये जो दीवानी दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव को, वो इतने शानदार तरीके से नहीं दी थी। ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ही तीन चार इंडियंस थे विटनेस के लिए, और 3-4 ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके ही विटनेस में उनको दी गई थी। इतने सारे लोग और नहीं थे ये दीवानी देते टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा आपका कोई ओकेजन नहीं था, ठीक है। बट रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, उन्होंने एक पेंटर को कमीशन कर रखा था, कि उस पेंटर को खरीद के रखा था, और उसने बोला था कि मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हों उनको आप अच्छे से ना मेमोरेबल बना दें, मेरे लाइफ के जो इवेंट्स हैं।
तो उन्होंने देखो टेंट में जो चीज हुई थी, टेंट में ये ओकेजन हुआ था, ठीक है, ये शो कर रहा है कि कितना मेजेस्टिक ओकेजन था, ठीक है, कितनी ग्रैंड सेटिंग्स थी, मतलब दीवानी दे रहे हैं तो हमारा कितना इतना बड़ा ओकेजन है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक छोटे से टेंट में ही इनको दीवानी दी गई थी, ठीक है, जिसमें 3-4 इंडियंस थे, 3-4 आपके ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे, और उनके विटनेस ने इनको बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी दी गई थी। कौन से ईयर में दी गई थी? 1765 में दी गई थी। किसको दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव को दी गई थी। कहाँ की दी गई थी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। किसने दी थी? मुगल रूलर ने दी थी, ठीक है। सो अब जो पेंटर है उसने इतना मेजेस्टिक ओकेजन और पेंटिंग में इतना मेजेस्टिकली इसको क्यों दिखाया है? क्योंकि ये जो दीवानी ग्रांट करना है, दीवानी मतलब कि राइट, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक राइट आ गया है, व्हाट? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स। ये बहुत बड़ा ओकेजन है, पैसा अब उनके हाथ में आ रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? बस पैसा ही चाहिए था, इसीलिए वो आए थे इंडिया में। तब दीवानी, अब सारा ही टैक्स वही कलेक्ट करते थे, दीवानी उनको दे दी गई थी। तो इससे अब क्या हो रहा था? अब ब्रिटिशर्स के लिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये बहुत बड़ा ओकेजन था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इसको ऐसे पेंट करवाएं कि ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल था, ओकेजन था, ठीक है, ओकेजन। ठीक है, अब समझ आया? ये पेंटिंग आपसे एग्जाम में ये पेंटिंग दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इस पेंटिंग से आप क्या समझते हो, तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। In this painting, Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler in 1765. Okay? Now what we are going to study in this chapter, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? अभी तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी जो है दीवान बन जाती है। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से आता था। तो रेवेन्यू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशंस भी लेकर आए। क्या सोल्यूशंस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सब पढ़ने वाले हैं। क्या सोल्यूशंस लाए? माहलवाड़ी सिस्टम, रयोतवाड़ी सिस्टम लेकर आए। अभी हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि माहलवाड़ी, रयोतवाड़ी सिस्टम्स क्या थे। तो ये सोल्यूशंस थे रेवेन्यू कलेक्शन की प्रॉब्लम्स के, तो ये सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स ऑफ यूरोप, यूरोप की जो क्रॉप्स थी कौन सी थी? इंडिगो, जो नील बोलते हो आपके घर में, बहुत से लोगों के घर पे कपड़ों में नील भी दी जाती है, तो जो नील या एकदम नीले कलर का होता है, इंडिगो। यूरोप की जो क्रॉप थी, इंडिगो लेकर आया गया। फिर ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे। इससे अब इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट को, पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हुई, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशंस थे, ये सब पढ़ने वाले हैं। द ब्लू रिबल एंड आफ्टर, अब ब्लू रिबल किया, अब इंडिगो आया। इंडिगो अब लोग क्या है, जो पहले क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, अब उसको हटा के ब्रिटिशर्स ने बोला आप इंडिगो ग्रो करो, ठीक है। अब इंडिगो ग्रो करने से उनकी जमीनें खराब होने लग गई, वो प्रॉब्लम आई, तो अब लोगों ने उसके लिए रिबेल किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बोलने लगे। तो हम ब्लू रिबेल और उसके आगे की कहानी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से पढ़ोगे चैप्टर, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। So the company becomes the divan. Your first topic of this chapter, ruling the countryside, the company becomes the divan. मैंने अभी आपको बताया कि जो लास्ट हमने पेंटिंग देखी, ठीक है, उसमें क्या है, रॉबर्ट क्लाइव क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुगल रूलर से दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ की दीवानी एक्सेप्ट कर रहे हैं? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. Now, ब्रिटिशर्स के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 12 अगस्त 1765 बहुत इंपॉर्टेंट डेट था। क्यों? क्योंकि जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बना दिया था। दीवान का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया,
दीवान का मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्स, लाइक राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू और रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स और रेवेन्यू। बट क्यों बना दिया कंपनी, अब क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपने देखा लास्ट हमने जब चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसमें कैसे कंपनी धीरे धीरे बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, फिर धीरे धीरे बहुत से बैटल्स जो है लड़ने लगी और जीतने भी लगी। तो मुगल एम्परर ने सोचा कि हम क्या करते हैं, अब हम इनको जो ब्रिटिशर्स हैं उनको थोड़ा अधिकार दे देते हैं, कुछ राइट्स दे देते हैं, ठीक है। तब उनको कौन सा अधिकार दे दिया? उनको पैसे वाला, रेवेन्यू कलेक्शन ही आप करोगे, ये आप उनको अधिकार दे दिया। कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब जितने भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फाइनेंस को लेके, पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, अब कंपनी के पास क्या हो गई थी? पावर आ गई थी। कहाँ पे? कहाँ? कौन कौन से एरिया में? बंगाल, उड़ीसा और बिहार के एरिया में। क्यों? ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट रेवेन्यूज, इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब कंपनी के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि जो भी लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है, कि अब लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेज करना, कि अब फार्मर्स है, अब फार्मर्स को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो वो फार्मर्स किसको बोलेंगे? अब कंपनी को आके बोलेंगे, क्योंकि दीवानी किसके पास है? कंपनी के पास है। तो अब कंपनी इनको पानी की व्यवस्था करेगी, या जितने भी उनको, अब जो भी उनको एडमिनिस्टर करना है लैंड के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, अब लोगों की हेल्प करने के लिए क्या करेगी? अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई थी? वो कंपनी की हो गई थी। अब जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं? हम टैक्स आप बहुत लोग टैक्स भरते हैं। तो अब टैक्स क्यों भरते हैं? कि गवर्नमेंट को हम टैक्स भरते हैं कि गवर्नमेंट हमारी नीड्स का ध्यान रखेगी, ठीक है। अब कैसे ध्यान रखती है? रोड्स बनवाती है, रेलवेज बनवाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट बनवाती है। तो अब कंपनी के पास भी क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि जितना भी आपका लैंड है उसको आप एडमिनिस्टर करोगे मतलब मैनेज करोगे, और रेवेन्यू रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करोगे कि कैसे हम इस रेवेन्यू को खर्च करें, कैसे हम इस रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करें, अच्छे से यूज करें, ठीक है। बट जो कंपनी थी वो क्या थी? आपको पता है, ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक बेटा वो बहुत ना चालाक थी, ठीक है। उन्हें पता था कि अब रेवेन्यू सिस्टम हमारे अंडर आ गया है, तो उनको कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग तो करते नहीं थे, कि इंडिया का डेवलपमेंट होता है नहीं होता है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ के फार्मर्स को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें उनसे उससे कोई मतलब नहीं था। उनका मेन क्या था? कि हमें पैसा कमाना है। तो कंपनी, आपको पता है, ट्रेडिंग कंपनी थी, खाली व्यापार करने आई थी, और उनको खाली पैसे से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था, ठीक है। वो क्या करती थी? अब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, तो कंपनी क्या कर रही थी? बेचती थी सामान को, सेल कर देती थी, खरीदती थी और सेल कर देती, बाइंग एंड सेलिंग, यही प्रोसेस चलता रहता था कंपनी का, ठीक है। अब बाइंग एंड सेलिंग से क्या करती थी कंपनी? बहुत सारा प्रॉफिट्स कमाती थी। अब रेवेन्यू रिसोर्सेज भी, अब लैंड रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है, टैक्स कंपनी के पास आ रहा है, तो वो लैंड रेवेन्यू भी क्या है, कहाँ, उससे भी रेवेन्यू रिसोर्सेज से भी कंपनी को क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदती है थोड़े दामों में, बेचती है ज्यादा दामों में, तो उससे भी क्या है? कंपनी को क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। नाउ एक्सपीरियंस लर्न बाय द कंपनी। अब कंपनी कितने सालों से रह रही थी, ठीक है। तो अब कंपनी ने भी क्या है? एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस से तो बहुत सारी चीजें सीखी जाती है ना, तो कंपनी ने भी बहुत कुछ सीख लिया था अपने एक्सपीरियंस से। कंपनी बीइंग एन एलियन पावर, अब एलियन पावर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मिल गया वाला जादू को सोचो कि किसी दूसरे प्लैनेट से एलियन आ गया है। आज की डेट में हमारे लिए तो एलियन वही है ना, कि कोई दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ में आ जाता है, ये हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है, कि जो दूसरे प्लैनेट से कोई बीइंग आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम एलियन बोलते हैं। तो बट यहाँ पे एलियन का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे एलियन का मतलब क्या है? एलियन पावर का मतलब है कि इंडिया जो थी, आप जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, सपोज ये इंडिया है, ठीक है। अब
और यूरोप क्या है, ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटेन कहाँ था, यहाँ पे। तो अब क्या है, कंपनी यहाँ से समुद्र के किनारे से ऐसे इंडिया में आ रही थी, कहीं से यहाँ से आ रही थी, तो ये क्या है, दूसरे देश से आ रही थी ना, दूसरे एरिया से आ रही थी, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रही थी शिप का। उस टाइम पे तो इतना ट्रैवलिंग इजी भी नहीं था, तो जहां से भी आती थी, तो कंपनी इसलिए इसको एलियन पावर बोला है, क्योंकि वो उस लैंड से बिलोंग नहीं करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इनके पास एलियन पावर आ गई थी, ठीक है। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Now कंपनी जो है उन्हें पैसिफाई, पैसिफाई का मीनिंग क्या होता है, पैसिफाई का मीनिंग होता है आप बोल सकते हो कि एंगर बोल सकते हो, या फिर एक्साइटमेंट बोल सकते हो, कि अब कंपनी के पास जो था, कंपनी के पास जो था एक एंगर आ चुका था, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एंगर था, ठीक है, और एक्साइटमेंट भी थी साथ में। Those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige, की अब कंपनी बोल रही है कि हमने क्या किया है, अपनी पावर को एंजॉय किया है, ठीक है। पहले कंट्री साइड में जो पावर एंजॉय करते थे, उनके पास जो प्रेस्टीज थी, ठीक है, तो उससे क्या है, हम भी अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि हम भी क्या कर सकते हैं, ये प्रेस्टीज और अथॉरिटी को enjoy कर सकते हैं, ठीक है। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. अब कंपनी ये सीख रही थी, देखो मैं आपको हमेशा से अब बोलती आ रही हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा चालाक थी, उनको पता था कि अगर हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ के लोग हमें निकाल देंगे, हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी जो थी उनको बस पैसे से मतलब था, उन्होंने बोला कि हम कंट्रोल जो पावर है, लोकल पावर ही आपको रूल करेंगे, ठीक है, हम पूरा टोटल पावर नहीं लेंगे, बट जो कुछ पावर्स है, जैसे अब मेन पावर्स, पैसे से रिलेटेड पावर थी, वो सब हमारे पास होनी चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे ये किया कि कंपनी क्या करने लग गई, कंपनी लोकल पावर को ही बोली कि आप ही यहाँ पे कंट्रोल कीजिए, हमें पूरा कंट्रोल नहीं करना है। अगर वो पूरा कंट्रोल कर लेती तो वहाँ के तो गांव के लोग और जो भी कंट्री साइड के लोग थे वो उन्हें बोलते थे कि आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है। अब लोगों की पावर से ज्यादा तो कोई पावर नहीं होती है ना, अब सब मिलके अब उनको हटाएंगे तो उनको हटना ही पड़ता, ठीक है। पर कंपनी बहुत चालाक थी, उसने क्या किया, उसने लोकल रूलर्स को ही रूल करने दिया वहां पे, ठीक है। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी के पास रेवेन्यू कैसे आता था, ठीक है। हम इस चैप्टर में मोस्टली यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंट्री साइड में उन्होंने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, रेवेन्यू मतलब पैसा समझ लो, ठीक है। अब कंपनी के पास रेवेन्यू क्या, अब आपको पता है कंपनी जो है दीवान बन चुकी है, ठीक है। दीवान मतलब दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स और रेवेन्यू। तो अब और कंपनी क्या थी, ट्रेडर भी थी, ठीक है। दीवान वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, अब वो क्या चाहते थे कि हमारा जो रेवेन्यू इनकम है वो ज्यादा होना चाहिए। और जो ट्रेडर्स थे वो भी क्या चाहते थे, अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, वो ये नहीं चाहते थे कि हम अपना एक रेगुलर सिस्टम यहाँ पे सेटअप कर लें और अपनी कोई कंपनी यहाँ पे एक क्या बोलते हैं अपना रूल यहाँ पे स्टैब्लिश कर लें, वो बस पैसे से उनको मतलब था, ठीक है। अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, एंड दीवान एज ए दीवान वो चाहते थे कि हमारी जो रेवेन्यू इनकम है वो ज्यादा होनी चाहिए। So the effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. बहुत से efforts कंपनी ने लगाए कि उनका रेवेन्यू सिस्टम जो है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब वो क्या, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, फाइन कॉटन मतलब गुड क्वालिटी का वो कॉटन खरीद सकते हैं, सिल्क खरीद सकते हैं, चीपली मतलब जितना सस्ता हो सके वो गुड क्वालिटी का कॉटन और सिल्क खरीदे और बेचें, उससे ही उनका क्या आएगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा। So the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for exports. अब क्या होने लग गया कि जो एफर्ट्स तो उन्होंने लगाए कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए और इसके लिए इन्होंने जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क दोनों ही चीपली क्या कर सके, खरीद सके। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ था, जो बंगाल में रेवेन्यू 5 साल के अंदर अंदर जो वैल्यू जो भी गुड्स कंपनी परचेज करती थी
ठीक है, बंगाल से परचेज करती थी, उसकी वैल्यू डबल हो चुकी थी, ठीक है। और 1865 से पहले कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय 1865 से पहले, मतलब आप बोल सकते हो बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या है, कंपनी जो है पहले गोल्ड से इंडिया में क्या करती थी, गुड्स को परचेज करती थी, बट अब क्या करने लगी, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा था, अब वो कंपनी क्या कर रही थी, उसी रेवेन्यू से एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब इंडिया से ब्रिटेन में सामान भेजने के लिए, गुड्स खरीद के भेजने के लिए वो अब इंडिया का रेवेन्यू ही यूज कर रही थी, और उससे गुड्स परचेज करती थी और भेजती थी ब्रिटेन में। पर पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले क्या होता था, पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो गोल्ड के बदले में क्या करती थी, गुड्स को परचेज करती थी, बट अब बंगाल से रेवेन्यू जो आ रहा था उसी से वो क्या कर रही थी, गुड्स को परचेज कर रही थी, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ था, क्राइसिस ऑन बंगाल इकोनॉमी, बंगाल की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ चुके थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप क्राइसिस आ गए थे इकोनॉमी, मतलब क्या बंगाल की इकोनॉमी एकदम से हिल गई थी, वहां पे लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है। तो बंगाल की इकोनॉमी, अब कौन कौन इस क्राइसिस में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, आर्टिसंस एंड, अब इसमें क्या हुआ, फेमाइन ऑफ 1770 भी आया, ये क्राइसिस ऑफ बंगाल के क्या है, इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट्स हुए थे। अब पीजेंट्स जो थे, देखो, peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। अब पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इसकी वजह से, बंगाल इकोनॉमी की क्राइसिस की वजह से, उनके जितने भी लोन लिए हुए थे, उनके जो क्राइसिस जो ड्यूज थे, वो अब कंपनी क्या कर रही थी, वो पीजेंट्स क्या थे, अब उनको वो पे नहीं कर पा रही थी, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, ठीक है। अब कंपनी से ही क्या है, पहले हो सकता है लैंडलॉर्ड से, जमींदार से उन्होंने पैसे दिए होंगे, अब वो कंपनी पीजेंट्स क्या कर रही थी, अब इनका कोई क्या बोलते हैं, रेवेन्यू दे देती थी, और उसके बाद उनका कोई मार्केट चल नहीं रहा था, पीजेंट्स का जो क्रॉप्स वगैरह होती थी या जो भी सामान होता था वो बिकता नहीं था, तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, तो इससे क्या हुआ, पीजेंट्स अपने ड्यूज को पे नहीं कर पा रही थी। फिर आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। अब आर्टिसंस को बोला गया कि आपको अपने गांव में जो है, हमें ही कंपनी फोर्स कर रही थी उनको कि आपके जितने भी सामान है आप हमें बेच दें, और वो कंपनी क्या करती थी, बहुत कम रेट में आर्टिसन से ले लेती थी, उनको फोर्स करती थी कि हम कम चीपली हमें, आप अपने प्रोडक्ट्स हमें दे दें, ठीक है। अब इसका एक मेजर कॉज क्या हुआ था, फेमाइन ऑफ 1770। फेमाइन मतलब क्या होता है, फेमाइन का मतलब भुखमरी। अब बंगाल क्राइसिस की वजह से फेमाइन ऑफ 1770 भी आया, ठीक है। इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल, बंगाल में 10 लाख, सॉरी, एक करोड़ लोग, मतलब 10 मिलियन पीपल इस फेमाइन के वजह से क्या हो गए थे, मर चुके थे। कितने, 10 मिलियन पीपल, मतलब बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो है वाइप आउट हो चुकी थी, ठीक है। फेमाइन ऑफ 1770 की वजह से कितने लोग मरे, 10 मिलियन पीपल were dead, were killed in Bengal, okay। Now if you are looking at your screen, this is the painting which is given in your, this is the picture or painting given in your book। इसमें क्या, a weekly market in मुर्शिदाबाद in Bengal, बंगाल में मुर्शिदाबाद का एक पेंटिंग है, ये वीकली मार्केट लगता है, ठीक है। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets, जिसको हाट बोला जाता था, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में हाट बोलते थे वो, to sell their goods and buy what they needed। These markets were badly affected during times of economic crisis। अब peasants, ये वीकली जो मार्केट लगता था मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, तो पीजेंट्स और आर्टिसंस आते थे रूरल एरिया से, मतलब गांव, छोटे छोटे गांव से आते थे, और है ना, इन वीकली मार्केट्स में, मतलब हाट, ये जो इनका हाट था, यहाँ पे सामान बेचते थे, ठीक है, और जो जरूरत होती थी वो चीजें खरीद भी लेते थे। और जब बंगाल का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा
ये जो मार्केट्स थे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे। क्यों अफेक्ट हुए थे? क्योंकि अब आर्टिसन से, पीजेंट से कंपनी क्या कर रही थी, फोर्स करके उनसे चीपली सामान खरीद लेती थी। तो ये जो वीकली मार्केट्स थे ये भी बहुत ज्यादा क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे। ठीक है, आई होप यू all understand the topics. So thank you for joining the class, everyone. But before that, I would like to tell you that please read the chapter carefully. And if you have any doubt, if you find any doubt, or if you have any doubt, you can ask me. Okay? Bye bye.